गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास लर्निंग। मैं ननी तिवारी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक बेटा हम लोग क्लास 12 का जो कि इलेक्ट्रो केमिस्ट्री सॉल्यूशन इन सब चैप्टर से आगे बढ़कर हम लोग जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसका जो पोर्शन स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक के बारे में, जिसमें हम लोगों ने अभी तक क्या बात कर लिया है कि भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, साथ ही साथ हमने किसके बारे में बात कर लिया भाई, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। चलिए, तो आज हम अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले कि भाई आप किसी भी कंडीशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, कैसे इसके बारे में समझ सकते हो, इसके बारे में बात करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या ध्यान देना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब एक बात दिमाग में बैठाना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है और आप इसे कैसे कहेंगे। तो भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जनरली हम बात करते हैं सम ऑफ कॉफिशिएंट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, सम ऑफ कॉफिशिएंट। यानी जो कॉफिशिएंट होते हैं, जैसे मान लेते हैं ए और बी है, इसका कॉफिशिएंट m है, इसका कॉफिशिएंट n है, तो यहाँ से ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग ही हम किसकी बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो अब यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है, m, और दूसरा क्या है n। तो m और n को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी यही क्या कहलाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी m प्लस n ही क्या है, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये बात क्लियर। अब हमें यहाँ पर इस टॉपिक में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या क्या समझना है और कौन कौन से रिएक्शन टॉपिक्स के बारे में समझना है, ये आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये छोटा सा हिंट दे रखा है कि भाई आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से ऑर्डर की बात करनी है। फर्स्ट हमें किसके बारे में समझना होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहला हमारा क्या आएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड क्या आएगा हमारा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और जब हम बात करेंगे थर्ड वन कंडीशन, तो हमारा थर्ड वन कंडीशन क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब मैंने एक बात आपसे बताई है, अगर आपको याद हो, आपके दिमाग में बैठा हो, तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं हम, तो ये किस पे बेस्ड होता है, मॉलिक्यूलरिटी पे। मॉलिक्यूलरिटी के लिए मैंने एक बात आपको बताई कि मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो, नॉर बी निगेटिव, नॉर बी फ्रैक्शनल। यानी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। लेकिन ऑर्डर क्या है, जीरो है। निगेटिव ये भी नहीं होगा, लेकिन हाँ ये क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल। निगेटिव तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, जीरो या फ्रैक्शनल। ये बात क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसके बारे में बात करेंगे अब, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो भाई हमें जो टॉपिक समझने हैं, इन सारे टॉपिक्स में हमें एक बात ध्यान देना है कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर क्या कह रहा है कि भाई कितना रिएक्टेंट चेंज हो रहा है, और रिएक्टेंट जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी आपको यहाँ पे बस ये ध्यान देना है कि कितना चेंज हो रहा है और ये चेंज कैसे हो रहा है, और इस चेंज का जो कांस्टेंट कंडीशन है वो क्या कहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, ऐसे आपको याद रखना जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी अगर हम यहाँ से इसकी बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा कि जो रिएक्शन है ये किस पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पे ये फॉलो नहीं होगा कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उस पर। यानी अगर आप रिएक्टेंट से क्या बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, क्या बना रहे हो, रिएक्टेंट से क्या बना रहे हो, प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट को हम क्या मान लें, प्रोडक्ट को क्या मान लें,
अब रिएक्टेंट को मैंने क्या माना ए, प्रोडक्ट को क्या माना बी। तब अगर हम ए की बात कर रहे हैं तब हमें क्या ध्यान में आना चाहिए कि भाई dx अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा ए, और यहाँ साथ में क्या होगा के कांस्टेंट कंडीशन, और ये किस पे नहीं डिपेंडेंट है तो इसे हम क्या लिख देंगे जीरो। अगर जीरो लिख दिया तो यानी इसका मतलब है कि ये किसको फॉलो कर रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक बात आपको ऐसे ध्यान देना है, अब अगर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट हो जाए, थोड़ा सा ये आपको ध्यान देना है कि अगर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट हो जाए तब क्या होगा। अब भाई मान लेते हैं दो रिएक्टेंट हो गया ए और बी और क्या बन रहा है सी, तब यहाँ से क्या होगा dx अपॉन dt इक्वल टू के ए, और यहाँ से क्या होगा b, साथ ही साथ a का पावर 0 और b का पावर 0। अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को सिंगल के अकॉर्डिंग ही थोड़े से डिस्क्रिप्टिव मोड में समझें तो हमारा रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट हमारा क्या है ए, प्रोडक्ट हमारा क्या है बी, ये बात है, प्रोडक्ट हमारा क्या है बी। तो अगर हम इसकी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं तो के ए का पावर क्या हो जाएगा जीरो, ए का पावर क्या हो जाएगा जीरो। अब अगर ए का पावर जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है, सिंगल हो जाती है। तब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt इक्वल टू के। अब इसी तरीके से dt के मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो ये क्या आएगा, dx इक्वल टू के dt। अब ये वैल्यू आ गई। अब भाई जब हम डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन कन्वर्जन करते हैं तब हमें एक कांस्टेंट कंडीशन आता है कि के x इक्वल टू के टी प्लस सी। अब यहाँ से हमें एक बात निकल के आ गई कि x इक्वल टू के टी प्लस सी, यानी जो x है, जो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है, वो किसके डिपेंडेंट हो जाएगा, जो कांस्टेंट होगा और जो टाइम इंटरवल होगा और जो कंसंट्रेशन होगा। अब अगर बेटा हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बियॉन्ड ले चलें, चलो इसको थोड़ी थोड़ी पॉइंट में समझते हुए चल रहे हैं। अगर बेटा कहीं भी आपको कोई डाउट होता रहे तो आप ज़रूर क्वेश्चन पूछिएगा, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि आप कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अब मैंने क्या बताया कि x इक्वल टू के टी प्लस सी इफ द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू जीरो। अब मैंने यही तो कहा था कि कंसंट्रेशन चेंज क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तब क्या आएगा, x इक्वल टू के टी, ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो भाई कि x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, के टी इफ x इक्वल टू कॉफिशिएंट a। अगर x किसके इक्वल हो जाए, कॉफिशिएंट a के, तो हम क्या लिख सकते हैं कि a इक्वल टू के टी लिख सकते हैं। अब जैसे ही आप a इक्वल टू के टी मेंशन करोगे तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इक्वल टू क्या आएगा, a बाई टी, ये आ जाएगा। यहाँ तक तो भाई कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि भाई k इक्वल टू क्या आया, a अपॉन टी। अब यहाँ से अगर टाइम इंटरवल की बात कर लेंगे तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, a बाई के, ये आ जाएगा कि नहीं। अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई क्या आया कि अगर हम x इक्वल टू के टी प्लस सी ले रहे हैं और c की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो x इक्वल टू क्या आएगा, के टी। अगर x इक्वल टू क्या हो बेटा, a हो, तो a इक्वल टू क्या आएगा, के टी। तो यहाँ से क्या वैल्यू हम निकाल सकते हैं, k इक्वल टू a बाई टी या t इक्वल टू a बाई के फॉर हाफ टाइम, जिसे ही हम लोग और क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। अगर हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं तो t इज कन्वर्टेड इंटू टी हाफ, a इज कन्वर्टेड इंटू a बाई टू, ये हो जाएगा। लेकिन बेटा k क्या रहेगा, कांस्टेंट है तो k ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो तब हम क्या करेंगे बेटा, t के प्लेस पे क्या लिख दें, t वन बाई टू, a के प्लेस पे क्या लिख दें, a बाई टू डिवाइड बाई k। अब यहाँ से अगर इसी वैल्यू को हम चेंज करते हैं तो t हाफ इक्वल टू a अपॉन टू इंटू के हो जाएगा, और जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं t हाफ इक्वल टू a बाई टू के।
अब यहाँ से अगर टी हाफ पूछा जाए, हाफ लाइफ पूछा जाए, तो हाफ लाइफ के लिए क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन 2 इंटू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे ये वैल्यू किसकी आ गई, टी हाफ की, हाफ लाइफ इंटरवल की। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आप हाफ लाइफ इंटरवल क्लियर कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना होता है कि भाई इसकी यूनिट क्या होगी, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट। ये बात क्लियर है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट के लिए आपको एक बात ध्यान देना है कि भाई यहाँ पे ये वैल्यू कैसे आप प्लेस करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट, किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे जब हम यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि भाई आपने क्या पढ़ा कि dx अपॉन डी टी इक्वल टू के ए का पावर 0। अब ए का पावर 0 यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जब किसी का पावर 0 होता है ना तो वैल्यू 1 मानते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, dx अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू 1, यानी k इक्वल टू क्या आ गया, dx अपॉन डी टी, ये आ गया। अब यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ k इक्वल टू यूनिट ऑफ dx अपॉन यूनिट ऑफ dt, यूनिट ऑफ dt। अब भाई dx क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, dx क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, और dt हमारा क्या है, चेंज इन टाइम, dt हमारा क्या है, चेंज इन टाइम इंटरवल। अब भाई अगर हम चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम इंटरवल के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि भाई यूनिट ऑफ के इक्वल टू यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, क्या मिलेगा, यूनिट ऑफ टाइम। और जब हम इसकी बात करेंगे तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। मोल को तो हम लोग मोल ही रिप्रेजेंट करते हैं, लीटर को अब यहाँ से ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, यूनिट ऑफ के। तो यूनिट ऑफ के की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ध्यान देना है कि यहाँ पे जब भी आप बात कर रहे हो ना, तो अब यहाँ पे मैं इसकी यूनिट को फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये जरूर याद रखिएगा कि जब भी आपसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूछा जाता है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। अब एक साथ ये सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ समझते हैं। पहला आपसे पूछा जाएगा कि जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन चेंज है उसका रेट क्या होगा। तो भाई अब इसके लिए आप पहले तो क्या आपको याद रहना चाहिए कि dx अपॉन डी टी इक्वल टू के ए का पावर 0। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, k इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। एक बात ये आपको याद होनी चाहिए, चाहे आपसे इस फॉर्म में दिया जाए चाहे इस फॉर्म में, एक बात ये होगी। दूसरी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा, टी हाफ, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ आपको क्या याद रहना चाहिए, टी हाफ इक्वल टू ए अपॉन 2k। तीसरी बात आपसे पूछा जाएगा यूनिट, क्या पूछा जाएगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यानी k की वैल्यू। तो ये क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये तीन बातें आपको याद रखनी है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यानी यहाँ से आपको ये तीन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे कि भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मेन 3 कॉन्सेप्ट आपको क्या मिलेंगे। अब बेटा हमें बात क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के क्या स्पेशल कैरेक्टर है। यानी हमें बात तो करनी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ही, लेकिन अब किसकी बात करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं किसके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिन्हें आपको समझना होता है। जैसे पहला क्या आपको ये ध्यान देना है, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
डज नॉट वेरी विथ टाइम चेंज। यानी अगर टाइम चेंज हो रहा है ना, तो टाइम चेंज होने के साथ जो कंसंट्रेशन होता है किसका, रिएक्टेंट का, वो वेरी नहीं करता, वो नहीं बदलता। यानी जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है टाइम से कोई लेना देना नहीं है, रिएक्शन से लेना देना है। यानी अगर आप टाइम बदल भी रहे हो तो जितने टाइम में उसको बनना है वो उतने ही टाइम में बनेगा, उसको आप कुछ भी कर दो उससे उसका कोई भी लेना देना नहीं होगा। सेकेंड वन, द ग्राफ प्लॉट इन बिटवीन या प्लॉटेड इन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम, concentration and time is parallel with time। यानी अगर हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, जैसे मैंने एक ग्राफ बना लिया, अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, कंसंट्रेशन, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, टाइम। आपको यहाँ तक दिखाई पड़ रहा होगा आई थिंक, थोड़ा सा ऊपर मुझे लिखना है, ऐसे मैं लिख रहा हूँ। चलो अब मैंने क्या लिख दिया, टाइम। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जो ग्राफ आप प्लॉट करते हो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच, वो क्या होता है, पैरेलल होता है किसके साथ, टाइम। यानी टाइम के साथ ये ऐसे, यानी टाइम के साथ इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, पैरेलल लाइन ग्राफ विथ टाइम। ये बात क्लियर हो गई। तो मैंने अभी तक दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किया जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। पहले मैंने क्या बात किया कि जो कंसंट्रेशन होगा वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, और दूसरा मैंने बात किया कि जो ग्राफ आप प्लॉट करोगे किसके बीच, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच, वो क्या होगा, पैरेलल होगा। किसके साथ पैरेलल होगा, टाइम के साथ। अब अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, थोड़ा सा आपको एक एक कॉन्सेप्ट को याद रखना बेटा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये जो कंडीशंस है ना बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब बेटा थर्ड वन में आपको क्या ध्यान देना है कि द रेट ऑफ चेंज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम, यानी जो चेंज होने का रेट है ना वो किस पर डिपेंड नहीं होगा, टाइम पर। तब आप इसे ऐसे कह सकते हैं, रेट डज नॉट डिपेंड टाइम। ये ध्यान देना है कि रेट किस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। यानी अगर रेट और टाइम के बीच में रिलेशन हम देखना चाहें तो हम यहाँ पे रिलेशन नहीं देख सकते। हाँ, बस इतना देख सकते हैं कि जो चेंज कंसंट्रेशन है वो कितने टाइम में कितना हुआ है। ये कितना हो रहा है ये आप नहीं बता सकते, कितना हुआ है ये बता सकते हैं। यानी आप दो टर्म ऐसे समझो कि कितना हुआ है या कितना हो रहा है। कितना हो रहा है ऐसा आप नहीं बता सकते, और कितना हुआ है ये आप बता सकते हो। ये बात क्लियर हो गई। अब जब हम फोर्थ वन पॉइंट की बात करते हैं तो एक बात आपको ध्यान देना है कि जब भी हम फोर्थ वन पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि जो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है टाइम के साथ, ये भी क्या करता है, पैरेलल लाइन शो कराता है। यानी चेंज इन रिएक्टेंट shows parallel line graph with time। यानी अगर हम बात करें इसे ऐसे, तो यहाँ से हमें क्या होगा, dx/dt, और यहाँ क्या होगा, टाइम। तो टाइम के साथ ये क्या करेगा, पैरेलल लाइन ग्राफ। यानी जब भी आप बात कर रहे हो ना पैरेलल लाइन ग्राफ की, तो ये dx/dt भी तो एक तरीके से कंसंट्रेशन चेंज की बात कर रहा है। लेकिन कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन चेंज में क्या डिफरेंस है, कंसंट्रेशन क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन होता है स्टेबल फॉर्म में वो होता है, और कंसंट्रेशन चेंज क्या होता है, जो चेंज हो रहा है, यानी द चेंजिंग मोड ऑफ द कंसंट्रेशन। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें पांचवे की बात करें कि अगर आप टी हाफ और कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो,
ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। टी हाफ एंड कंसंट्रेशन ग्राफ की, किसकी बात आप कर रहे हो? हाफ लाइफ, 5वीं में हम बात कर रहे हैं हाफ लाइफ एंड कंसंट्रेशन ग्राफ। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जो हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन ग्राफ होता है ये क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। कंसंट्रेशन ए और यहाँ टी हाफ, ये क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। कहाँ से? फ्रॉम ओरिजिन, यानी जहाँ से ये स्टार्ट होता है वहाँ से ये क्या बनाता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये बात क्लियर हो गई। तो अभी तक हमने जीरो ऑर्डर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया है, और हमें क्या ध्यान देना होता है कि भाई जो रेट लाइन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें अगर हम बात करें ए बाई के वैल्यू की, किसकी बात करें? ए बाई के वैल्यू की। तो भाई ए बाई के वैल्यू के लिए आपको बस सिंपल सी बात एक ध्यान देना है कि अगर टाइम टी, थोड़ा सा इसे हम छोटी सी बात में क्लियर करते हैं कि अगर टाइम टी है तो मैंने आपको टी हाफ के लिए क्या बताया? ए बाई 2k ये बताया। तो यहाँ से आपको क्या मिला था कि टी हाफ इक्वल टू ए अपॉन 2k, ये टी हाफ के लिए था ना। लेकिन अगर टाइम टी के लिए हम बात करें तो ये क्या होगा? ए बाई के। अब अगर आपसे कहा जाए कि इफ द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ टी क्या हो जाएगा भाई? ए के प्लेस पे 1, टी के प्लेस के प्लेस पे 1 करेंगे तो यहाँ से की वैल्यू क्या आ जाएगी? टी इक्वल टू 1। यानी अगर हम सारे यूनिट वैल्यू ले लेते हैं तो जो टाइम टेकन प्रोसेस होता है उसकी वैल्यू भी क्या आ जाती है? 1 आ जाती है। ये बात क्लियर हो गई। तो आज अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में बात किया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या क्या बात कर लिया कि भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते किसे हो? किसे कहते हो भाई आप? कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन करने का मतलब क्या है कि जिसका रेट या जो चेंज ऑफ रिएक्टेंट है वो रिएक्शन पे डिपेंडेंट ना हो। साथ ही साथ मैंने इसका रेट कांस्टेंट कंडीशन बताया कि भाई क्या आएगा आपका? k इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी आएगा, या जिसे आप क्या लिख सकते हो? चलो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा ले रहा हूँ जिससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मैंने सबसे पहले क्या बताया कि ऐसे डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के ए के पावर 0, ये कौन से कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर हम एक पावर 0 की बात करें तो अगर किसी की पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू 1, यानी डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आ गया? हमारा के आ गया। अब डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा? के डी टी। एक बात ये निकल के आती है, एक बात ये होती है। अब मैंने एक बात ये किया है, दूसरी बात ये किया है, तीसरी बात करते हैं कि अगर हम डी एक्स इक्वल टू के डी टी का इंटीग्रेशन कराते हैं तो क्या आता है? एक्स के टी प्लस सी। अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको याद रखना होता है। अब यहाँ से जैसे ही आप करोगे तो यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा कि इफ़ c इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या आया? के टी। x इक्वल टू क्या आया? के टी। ये इक्वेशन क्या आया? थर्ड। अब यहाँ से t इक्वल टू क्या हो जाता है? k बाई एक्स। t इक्वल टू क्या हो जाता है? x। इफ़ x इक्वल टू a, x की वैल्यू क्या हो जाए? a हो जाए तो क्या होगा भाई? t इक्वल टू x, a अपोज लिख गए बेटा, x बाई के यहाँ आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा? a बाई के। ये बात आ गई। ये कंडीशन क्या आएगा? 4। अगर हम हाफ लाइफ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ में क्या कहा जाता है कि टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? a बाई 2k हो जाएगा। और यहाँ से क्या निकलेगा? टी हाफ इक्वल टू a बाई 2k। ये क्या कंडीशन क्या था? इक्वेशन 5। मैंने और किसकी बात की थी? यूनिट की। तो यूनिट क्या होता है इसका? इसकी यूनिट हो जाती है k इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये बात होती है यूनिट की। फिर मैंने इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, अब पहले कैरेक्टरिस्टिक में मैंने क्या कहा था कि रेट इज़ नॉट डिपेंड ऑन टाइम। रेट इज़ नॉट डिपेंड ऑन टाइम।
कि जो रेट है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता। सेकंड, जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया था तो दो ग्राफ को आपको एक साथ याद रखना है, एक कंसंट्रेशन, दूसरा dx/dt वर्सेस टाइम। तो इसके लिए मैंने आपको एक ग्राफ ऐसे इस तरीके से प्लॉट किया था, कंसंट्रेशन या dx/dt। इसका जब टाइम के साथ मैंने ग्राफ प्लॉट किया था तो कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन। जब मैंने थर्ड ग्राफ की बात किया था, थोड़ा सा इधर मैं चलता हूँ, थर्ड ग्राफ बात किया था मैंने किसके साथ बात किया था, कंसंट्रेशन वर्सेस हाफ लाइफ। तो इसके लिए मैंने एक ग्राफ बताया था फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पे क्या था आपका कंसंट्रेशन A और यहाँ पे क्या था T हाफ। ये बात क्लियर हो गई। तो अभी तक मैंने किसके बारे में बात किया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो मेन पॉइंट्स हैं वो यही है। यानी ये जो पॉइंट्स है ना बेटा, अगर आपको ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप किसी भी कंडीशन में, आप बोर्ड एग्जाम में जाते हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो, जेई, नीट, IIT, जिसमें भी आप जाते हो, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको एक साथ ही याद रखने पे सारा कॉन्सेप्ट या सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, तो इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आज का क्लास आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप सब को हर एक क्लास में समझने में, करने में, हर एक चीज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होगी। तो इसी आशा के साथ हम आज इसी वीडियो को इसी पे स्टॉप करते हैं और आप सबसे उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि आप सब हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।